अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तालिब इल्मों, मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में अपने घर वालों के साथ सेहत व आफ़ियत के साथ होंगे। अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। कोरोना वायरस के हवाले से जिस तरीके से कल कौम से ख़िताब करते हुए हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने भी तशवीश का इज़हार किया था और बतौर शहरी हमें अपने ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाया था और ये भी बताया था कि 2 दिन बाद इतवार 22 मार्च को पूरे मुल्क में एक तरह से कर्फ्यू का एहतमाम किया जाएगा कि जहाँ पर शहरी जिसके दौरान ख़ुद अपनी मर्ज़ी से अपने घरों से बाहर ना निकलेंगे तावक्त कि उन्हें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि वो इस मूज़ी मर्ज़ से जैसे सारे इंसानों की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क में जो इसके हवाले से संगीन सूरत हाल जो तशवीश में लोग मुब्तला हैं उनकी तशवीश को भी दूर करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसी कोरोना वायरस के सबब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए भी तातीलात का ऐलान किया गया है, क्लासेस को मुअत्तल किया गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो तलबा घर पर हैं और जिन्हें इंटरनेट की सहूलत और फ़ोन की सहूलत है वो अपने फ़ोन के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से, कंप्यूटर के ज़रिए से किसी न किसी तरीके से निसाब से जुड़े रहें। और अभी तक के हमने क्लासों में जिन मौज़ूआत पर बात की थी उसमें एक और नए मौजू का हम जैसा इजाफा करते हैं हम कि एंटीबायोटिक्स। सरसरी तौर पर हमने अपनी पिछली क्लासों में तो एंटीबायोटिक्स के ताल्लुक़ से पढ़ा था कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है वैसे वैसे नई नई ईजादात सामने आ रही है, नई नई खोज हो रही है, तरक्की के नए नए मनाजिल तय किए जा रहे हैं। और साथ ही इंसान ने अपनी इस तरक्की के अमल में मुख्तलिफ़ जो बीमारियाँ थी जिनसे साबिक़ में लोग जब शिकार होते थे तो मौत के मुँह में चले जाते थे, उनसे बचाव का भी रास्ता ढूंढ निकाला है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात भी कहलाता है और इब्तिदा से ही इंसानी तारीख़ पर नज़र डालें तो ये भी रिवायत रही कि दुनिया में जितने भी वसाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिए हैं हमें दस्तयाब में, हम उनको इस्तेमाल करते रहे ताकि हमारी ज़िंदगी को हम बेहतर बना सकें। मेरे हिसाब से साइंस की तरक्की को अगर हम देखें, तिब्बी सहूलियात के हवाले से अगर हम बात करें तो तिब की दुनिया में एंटीबायोटिक्स ऐसी ही एक ईजाद है। और समझिए कि इंसानी तारीख़ की जो अब तक की सबसे हैरत अंगेज़ ईजादात हैं उसमें से एक एंटीबायोटिक्स भी है। जो तकनीक एंटीबायोटिक्स के हवाले से हम अपनी पिछली क्लासों में पढ़े हैं कि एंटीबायोटिक्स है क्या और ये जो तरीक़ा इलाज है इसमें क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स जो काम करती हैं दरअसल वो खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर ने हमारे जिस्म को जिस हिसाब से बनाया है कि जब भी कोई बैरूनी नुकसान पहुंचाने वाले अज्जा या जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो हमारे जिस्म का जो कुदरती मुदाफ़ाती निज़ाम है वो काम करना शुरू कर देता है। तो एंटीबायोटिक्स भी दरअसल इसके ज़रिए से उसी तरह के जर्सों में इंसानी जिस्म में दाखिल किए जाते हैं और ये कम मकदार में होते हैं। जब ये जिस्म में दाखिल होते हैं तो जिस्म का जो कुदरती मुदाफ़ाती निज़ाम है वो फ़ौरी मुतहरिक होता है, उससे निमटने के लिए तैयार करता है और इस तरीक़े से इंसान के जिस्म की जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो बढ़ती है और इंसान बीमारियों से बचकर बाहर निकल आता है। एंटीबायोटिक्स की तारीख़ के हवाले से हम बात करें तो पता चलता है कि एंटीबायोटिक 18वीं सदी की ईजाद है और ये वो ज़माना था जब इंसान मामूली बीमारियों से जिन्हें हम आज मामूली बीमारी कह सकते हैं, उस वक्त इन बीमारियों के लाहक होने से मौत के मुंह में इंसान चला जाता था। जैसे अगर हम मिसाल के तौर पर लें तो बुखार भी, अगर कोई बुखार में भी मुब्तला हो रहा है तो उसी बुखार के सबब वो मौत के मुंह में जा रहा है। नज़ला ज़ुकाम, हालांकि ये बज़ाहिर अब मामूली बीमारी हमें नज़र आती है, लेकिन उस ज़माने में जबकि अभी एंटीबायोटिक्स ईजाद नहीं हुई थी, नज़ले ज़ुकाम से भी लोग मौत के मुंह में चले जाते थे। और फिर ऐसे ही पस मंज़र में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू हुआ, इस हवाले से तजुर्बात शुरू हुए और फिर इंसान के लिए ये मुमकिन हुआ कि वो बीमारियों से बचाव के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें और सेहतयाब हो।
एक बात जो एंटीबायोटिक्स के हवाले से ये भी कही जाती है कि यूरोप में लोग जो रोटी होती थी बासी हो जाती थी, जिसको बूझ लग जाता था, अंग्रेज़ी में जिसे फंगस कहते हैं, उस रोटी को ज़ख्मों पर रखते थे और उसमें होता ये था कि उस तरह के अमल से उनके ज़ख्म में इफाक़ा भी हो जाता था। तो शायद कहा जाता है कि यही ऐसी शुरुआत है जहाँ पर इंसान ने एंटीबायोटिक्स का जो समझिए कि बुनियादी नज़रिया था या इब्तदाई जो नज़रिया था उसको शुरू किया था। और फिर बाज़ाब्ता तौर पर जो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स ढूंढी गई या ईजाद की गई वो पेनिसिलिन थी। वो भी एक तरह के जो फंगस से निकाली गई थी। फिर आगे जब यही चीज़ तरक्की करती गई तो उसमें जो सो तरह तरह से जो सो मुख्तलिफ़ अक़साम के जरसूमें इस्तेमाल किए गए ताकि मुख्तलिफ़ बीमारियों की शक्ल में इंसान को इफाक़ा हो सके। लेकिन ये भी एक सच है कि जदीद तिब्बी तारीख़ में भी और जदीद साइंस ने भी इस बात को साबित किया है कि अगर हम किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है। एंटीबायोटिक्स को भी आप इसी ज़ुमरे में शुमार कर सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स एक ऐसी दवा है कि तमाम ही डॉक्टर्स, कमोबेश तमाम डॉक्टर्स, बाज़ वक़्त ऐसी भी शिकायत होती है कि मामूली अमराज के लिए भी जो है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जिनको दूसरी अद्वियात के ज़रिए से भी जिनका इलाज किया सकता है उनके लिए भी एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं। ये शायद तरक्की पजीर मुल्कों, हिंदुस्तान या बर्रे सग़ीर के ममालिक की मिसाल है। लेकिन आप कभी उन लोगों से इंटरैक्ट करते हैं जो यूरोप में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं तो उनकी आम तौर पर शिकायत होती है कि उनके यहाँ डॉक्टर्स आसानी से एंटीबायोटिक्स की दवा तजवीज़ नहीं करते। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो ये आलम है कि भाई आप किसी भी फार्मासिस्ट की दुकान पर चले जाइए और वहाँ पर पूछ कर ले लीजिए। हालांकि तमाम अद्वियात की फ़रोख्त के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर क़ानून भी मौजूद है कि कोई भी दवाई ओवर द काउंटर किसी भी फार्मासिस्ट से जैसे बग़ैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, बग़ैर डॉक्टर की लिखी तजवीज़ के नहीं बेची जानी चाहिए। लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं है। तो इस पस मंज़र में भी सहाफ़त बराए सेहत, हेल्थ जर्नलिज़म के तलबा को भी इस हवाले से शऊर बेदारी के लिए उनके निसाब में भी इस चीज़ को शामिल किया गया है कि एंटीबायोटिक्स क्या है, उसके मुताल्लिक़ आपको जानना ज़रूरी है। एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल किस तरह के नताइज पैदा कर सकता है वो भी आपको जानना चाहिए। कि आम तौर पर जब जैसे मामूली बीमारियां हैं तो उनके लिए जो आपको इस बात का डॉक्टर को इंतज़ार करना चाहिए कि जो इंसानी जिस्म का कुदरती मुदाफ़ती निज़ाम है वो खुद उससे लड़े और 1-2 दिन में जो है उसको इफाक़ा हो। लेकिन जब किसी को 1-2 दिन बाद भी जो है मामूली बीमारियों से इफाक़ा नहीं हो रहा है, जिसमें शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, तो तब शायद डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिखेंगे। और आम तौर पर जो चीज़ ये है कि डॉक्टर के पास से अगर एंटीबायोटिक्स लिखी जाती है और उसकी कुछ ख़ास आम तौर पर ये एंटीबायोटिक्स की जब जो दवाई लिखाई जाती है इसका एक कोर्स होता है और मरीज़ों से ये कहा जाता है कि आप इतनी मकदार में ये दवाई इतने दिन तक इस्तेमाल करें। तो जहाँ उसका मतलब ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह है, वहीं पर डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवाइयों को उसके तजवीज़ करदा तरीक़े के मुताबिक इस्तेमाल करने के बजाय डॉक्टर ने कहा कि 3 दिन खाना है, आप जैसे उस दवाई को चूँकि 1 दिन में फ़ायदा देख रहे हैं और 1 दिन में उसको रोक दे रहे हैं, तो ये भी इंसानी जिस्म के लिए जो है ये सही बात नहीं है। इस सिलसिले में एहतियात बेहद ज़रूरी है। और देखिए जो ख़ास तौर पर डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई माहिरीन जो तिब हैं वो कहते हैं कि भाई एंटीबायोटिक्स की भी जो फैमिली है एंटीबायोटिक्स की जो मुख्तलिफ़ अद्वियात अब तक की बनाई गई हैं उनको भी कई ज़ुमरों में रखा जाए, मामूली नौइयत की और बहुत ही
संगीन सूरत हाल से निमटने के लिए भी जो है सो एंटीबायोटिक्स की जो दवा है वो मौजूद है, और कौन सी दवा कब देनी है उसका फ़ैसला तो डॉक्टर करेगा। और कई दफ़ा डॉक्टर को ये फ़ैसला करने से पहले बाज़ाब्ता तौर पर मरीज़ के खून का मायना भी जो है सो करना पड़ता है, और उसके बाद जाके डॉक्टर जो है सो ये दवा तजवीज़ करता है। तो अगर डॉक्टर किसी मरीज़ को, किसी को ये दवा 3 दिन के लिए तजवीज़ कर रहा है, तो उस शख्स को चाहिए कि वो अपने एंटीबायोटिक का ये कोर्स मुकम्मल करे, दरमियान में उसको मुनक़ता ना करे। देखिए, एक और ख़दशा जो एंटीबायोटिक्स के हवाले से है वो ये है कि अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तब भी आगे चल के नागहानी वाक़यात में या नागहानी सूरत हाल के दौरान जबकि वाक़यतन ज़रूरत हमारे जिस्म को एंटीबायोटिक्स, तो शायद उस वक्त एंटीबायोटिक्स की दवा हमारे जिस्म में काम ना करे, ये भी ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ के दरमियान में भी इस चीज़ को जो है सो नहीं तर्क करना है कि डॉक्टर जितने दिन का कोर्स लिखा है, जितनी मरतबा खाने के लिखा है, उसको आपको पूरा करना है। आप 2-3 जो अहम नुकात है उसको समझ लीजिए कि एंटीबायोटिक आम तौर पर ख़ास सूरत हाल में ही दी जाती है, जब ख़ास तिब्बी मसाइल हों, तिब्बी अमराज हों, उस वक्त दी जाती है। ये भी कहा जाता है कि एंटीबायोटिक देने से पहले डॉक्टर बाज़ दफ़ा खून का टेस्ट भी करवाता है, और बाज़ दफ़ा एंटीबायोटिक खाने से जो अमराज ऐसे हैं जो हालांकि जिनकी सूरत हाल आगे चल के संगीन हो सकती है, वो वक्ती तौर पर जो है सो कम हो जाते हैं, या वक्ती तौर पर जो शिकायत है वो दूर हो जाती है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि भाई मलेरिया की दवा एंटीबायोटिक नहीं है। टाइफाइड और इरफान में भी इरखान जब हो जाता है तो उस वक्त भी मरीज़ को एंटीबायोटिक की दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अज़ीज़ तालिब इल्म, हम इस दरमियान आप हजरात से ये भी मालूम करना चाहेंगे कि क्लास के दौरान जिस तरीके से हम आपसे डिसिप्लिन का मुतालबा करते हैं, इस वीडियो सबक के दौरान भी हमारा वो मुतालबा व दस्तूर बाकी है कि कोई भी किसी तरह की सुस्ती का और किसी तरह की ऐसी हरकत का जैसे मुजाहरा न करे क्लास के दौरान जिससे क्लास लेने वाले को डिस्टर्बेंस हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी सेहत के साथ हमारा ये सबक देख रहे होंगे। हम आज बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स के हवाले से कि एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कब करना चाहिए, बग़ैर डॉक्टर की तजवीज़ के उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसा एक नुकसान तो हम आपको बता चुके हैं कि भाई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आपको सिर्फ डॉक्टर की तजवीज़ पर करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जब भी हम जो है सो हस्ब ज़रूरत ओवर द काउंटर किसी मेडिकल शॉप से, फार्मेसी की दुकान से लेकर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, तो उसके नतीजे में डॉक्टर्स बताते हैं और रिपोर्ट्स में बाकायदा तौर पर तहक़ीक़ भी हुई है कि इंसानी जो लीवर है, जिगर जो है, उसको जो सो नुकसान होता है, और फिर पेट का ख़राब हो जाना है, या बाज़ दफ़ा जो सो एलर्जी की कैफियत भी तारी होती है। ऐसे ही एंटीबायोटिक्स का जब आप ओवर यूज़ करेंगे, हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो समझिए कि अब एंटीबायोटिक्स जो कि हथियार है बहुत बड़ा इंसानी सेहत की दिफा के लिए, वो अब हथियार जो है सो बेअसर हो जाता है। तो इसमें आपको इस चीज़ का जो है हमेशा ख्याल रखना है कि हम एंटीबायोटिक के हवाले से भी जानते हैं, एंटीबायोटिक्स के हवाले से अगर हमें कुछ लिखना हो या हमें सेहत के हवाले से किसी ऐसे मौजू पर जो है सो कवरेज करना हो, तो उस वक्त भी जो है सो हम जो बुनियादी मालूमात होनी चाहिए वो बुनियादी मालूमात हमारे पास होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये सबक जो एंटीबायोटिक क्या है का तारुफ, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, एंटीबायोटिक्स के जो मुज़िर असरात है उस पर हमने बात की। आप लोगों को आज का ये सबक कैसा लगा? अपने कमेंट्स से, अपने जवाबात से, आप जवाब में आप भी अपना वीडियो बना के जो है मुझे भेज सकते हैं। इस उम्मीद के साथ मैं आज के इस सबक को यहीं पर ख़त्म करता हूँ कि आज का पूरा सबक आपने बग़ैर किसी जमाहिलिए के, बग़ैर किसी सुस्ती का मुज़ाहिरा किए कि सुना होगा, और बहुत सारा मवाद इस हवाले से आप भी पढ़ सकते हैं। और इस पर मेरे हिसाब से आज की क्लास के इख्तिताम पर जो सवाल बनेगा, एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल के मुताल्लिक़ नोट लिखिए,
और या फिर एंटीबायोटिक से गलत इस्तेमाल से किस तरह के संगीन नताइज बरामद होते होंगे। तो यहीं पर मैं चाहूँगा आप हजरात से इजाज़त लूँ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह एक नए सबक के साथ, एक नए मौजू के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।